देखिए इसमें स्क्रीन विजिबल। No, sir. जी now is my screen visible? No, sir. Yes, sir. आ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में। यस, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक एक बार आप पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी अपन ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला। सेम वही टॉपिक है, उसको एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। नाउ व्हाट यू मीन बाय डेलीगेशन? Delegation refers to the transfer of authority from a superior to a subordinate, the entrustment of responsibility and the creation of accountability for performance, which helps a manager to extend his area of operation, as without it, his activities would be restricted to only what he himself can do. क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आया डेफिनेशन से डेलीगेशन की? कि डेलीगेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब कोई सुपीरियर मतलब जो कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, कोई मैनेजर या बॉस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अपने नीचे जूनियर सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, अपनी अथॉरिटी, ठीक है, अपनी अथॉरिटी जो उसके पास में जो पावर्स हैं, जो उसके पास में डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो सारी पावर्स वो जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन क्यों किया जाता है? इट इज फॉर क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस एंड इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ? इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस का मतलब जो भी जिस भी बंदे को, जिस सबऑर्डिनेट को उस सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट करी है, उसके पास में केवल अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होती, अथॉरिटी के साथ साथ उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट होती है एंड अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट होती है। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट होने का मतलब अकाउंटेबिलिटी तो क्रिएट होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अब मैनेजर ने अपना कोई काम किसी अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को दिया है, तो जूनियर सबऑर्डिनेट क्या करेगा? अब उस काम को वो डेडिकेटेडली करेगा, तो उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो गई, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई कि अब उसको वो काम अच्छे से कंप्लीट करना है। वो अपना काम ऐसे नहीं कि मतलब वो अपना काम मतलब छोड़ देगा या खराब तरीके से करेगा कि भाई मेरा काम नहीं है, मैनेजर का काम है, तो गलती हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। वो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो काम कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब ये डेलीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हेल्प करता है मैनेजर को? इट हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन विदाउट इट। एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब जैसे मैनेजर के पास में मानो मल्टीपल काम है, मैनेजर के पास में 10, 12, 15 काम है ना। अब उसने क्या करा, जो नॉन कोर एक्टिविटी है, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, वो इंपॉर्टेंट काम जो नहीं है, वो उसने क्या करा, वो अपने नीचे सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया। अब डेलीगेट करने से क्या होगा? वो सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर सकता है? जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सिर्फ उन चीजों के ऊपर मतलब फोकस कर सकता है। जो नॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स है, वो नॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स को मिस आउट भी करेगा तो चलेगा, ठीक है। तो डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैनेजर अपने जो इंपॉर्टेंट काम है वो इंपॉर्टेंट काम खुद करे, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है वो नीचे के सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देवे, सो दैट ही कैन फोकस ऑन द मेन थिंग्स व्हिच ही वांट्स टू डू, ठीक है। Now, second point, delegation is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priorities activity. Delegation is a prerequisite. Prerequisite का मतलब कि ये तो mandatory item है जो होनी ही चाहिए for efficient functioning of an organization. किसी भी organization को efficiently function करना है तो delegation का use लेना जरूरी है। विदाउट डेलीगेशन कभी भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपनी स्कूल का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर प्रिंसिपल
कोई भी काम डेलीगेट नहीं करेगा। प्रिंसिपल बोलेगा कि सारा काम मैं ही करूंगा, बच्चों को पढ़ाने का काम भी मैं ही करूंगा, फीस कलेक्ट करने का काम भी मैं ही करूंगा, पेरेंट्स से बात करने का काम भी मैं ही करूंगा, मैनेजमेंट का काम भी मैं ही करूंगा, सारा काम सब कुछ मैं ही करूंगा, तो कभी भी कोई भी स्कूल रन नहीं हो सकती। तो उसने क्या करा, अपने अपने काम सबको अलग अलग डेलीगेट कर दिए। ठीक है, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस वाले ऑफिस का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले काम मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, है ना। वो उसको पेरेंट्स मीटिंग करने का काम पेरेंट्स का काम कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल क्या काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल केवल जो हाई प्रायोरिटी वाले काम है, जो स्कूल से रिलेटेड वर्क है, वो सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो डेलीगेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली काम कराना है तो डेलीगेशन इज अ मस्ट। डेलीगेशन जरूरी है, जिससे जो मैनेजर है वो मेन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे सके और जो छोटे मोटे काम है वो नीचे के सबऑर्डिनेट्स कर सके। देन नेक्स्ट, it also sacrifices the subordinate need it also satisfies the subordinate need for recognition and provide them with opportunities to develop and exercise initiative। इसका क्या मतलब हुआ, डेलीगेशन करने से एक और हेल्प सबऑर्डिनेट्स को भी क्या मिलती है कि वो चाहे वो नॉन प्रायोरिटी वाले काम हो, ठीक है, मिड प्रायोरिटी के हो या लो प्रायोरिटी वाले काम हो, मगर एटलीस्ट मैनेजर का काम सबऑर्डिनेट को करने को मिल रहा है तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा, उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ही होगा। तो सबऑर्डिनेट को क्या हेल्प मिलता है, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है मार्केट के अंदर। ये किसके माइक पे है, अपने माइक ऑफ करो। तो माइक ऑन ऑफ करो अपना। तो सबऑर्डिनेट को सीखने को मिलता है, प्लस उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इनिशिएटिव लेने की। आगे आगे अगर उसको कोई और भी काम होगा तो वो आगे कोई और काम उसके कोई दिमाग में आइडिया है तो सीधा मैनेजर के साथ में आइडिया कंसल्ट कर सकता है, उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हाँ ये एम्प्लॉय ने ये काम कंप्लीट करके दिया। तो डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। डेलीगेशन मतलब अथॉरिटी ट्रांसफर करना फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और अथॉरिटी के साथ साथ ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होती है और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। और डेलीगेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर की हेल्प करता है हाई प्रायोरिटी काम के ऊपर फोकस करने में, और सबऑर्डिनेट की हेल्प करता है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज डेवलप करने के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये देखो पिक्चर के अंदर भी अपने को यही समझा रखा है, नो डेलीगेशन लीड्स टू डिलेड डिसीजन मेकिंग। अब ये मैनेजर है, ये मैनेजर ही पूरा काम कर रहा है, ठीक है, मैनेजर ने अपना कोई भी काम नीचे के एम्प्लॉयज को डेलीगेट नहीं करा, तो नीचे के एम्प्लॉयज यूं ही बैठे हुए हैं फ्री और मैनेजर सारा काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, कोई भी डिसीजन भी लेना है तो डिसीजन लेने के अंदर भी क्या होगा, बहुत डिले होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये अपन आगे करेंगे। देन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन देखो, ये तीन एलिमेंट्स है जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट इज अथॉरिटी, सेकंड रिस्पांसिबिलिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। सबसे फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे अपन सबसे पहले, फर्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब देखो, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। अथॉरिटी का मतलब कोई भी इंडिविजुअल के पास में अपने सबऑर्डिनेट को कमांड करने की, उसको गाइड करने की, उस पर ऑर्डर प्लेस करने की जो अथॉरिटी होती है, दैट इज नोन एज अथॉरिटी। और वो अथॉरिटी का स्कोप कितना होना चाहिए, जितनी उसके हाथ में पावर है। मतलब अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कमांड दे सकता है। अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को कमांड दे सकता है। ऐसा नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को कमांड दे रहे हैं। तो विद इन दी स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, जिसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में जितना स्कोप है, मतलब जितना एरिया वो पोजीशन कवर करती है, उतने लोगों को वो ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन which links the various job position and level of an organization. In the formal organization, authority originates by virtue of an individual position. An extent of authority is highest at the top management and reduces successively as we go down the corporate ladder. ये देखो अपन ने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक नहीं करा था, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर ये पॉइंट बता रखा था कि जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसके हाथ में होती है,
जो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, उसके पास में सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल है उनके पास में सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, देन ऑफिस स्टाफ, मतलब देन टीचर्स, देन ऑफिस स्टाफ, देन मैनेजमेंट वर्कर्स, देन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अथॉरिटी धीरे धीरे जैसे अपन जो स्केलर चेन है, जो अपनी अथॉरिटी की जो चेन है, उस चेन में जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे अथॉरिटी कम होती जाती है। Thus authorities flows from top to bottom, that is the superior is the authority over the subordinate। इसकी अगर कम्युनिकेशन चेन बताएं तो कम्युनिकेशन चेन कैसे चलती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा, फिर नीचे वाला सबऑर्डिनेट अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा, वो अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा। तो अथॉरिटी की जो चेन है वो हमेशा कैसे चलती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, देन अथॉरिटी रिलेशनशिप helps to maintain order in the organization by giving the manager the right to exact obedience and give direction to the workforce under them। क्या होता है अथॉरिटी का मतलब, मैनेजर को एक पावर मिलती है कि अपने नीचे की जितनी भी वर्कफोर्स है वो वर्कफोर्स के ऊपर मतलब वर्कफोर्स को डायरेक्शन दे सके, डिसीजन ले सके, उनको ऑर्डर्स दे सके कोई भी काम कराने के लिए। अथॉरिटी डिटरमाइंस the superior subordinate relationship wherein the superior communicate his decision to the subordinate expecting compliances from him and the subordinate execute the decision as per the guidelines of the superior। अथॉरिटी का मेन काम क्या होता है, अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को भी डिफाइन करती है कि कौन सा जो सुपीरियर है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, सुपीरियर अपने हिसाब से जितने भी उसको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं वो ऑर्डर सारे प्लेस करता है, प्लस फिर देन सबऑर्डिनेट उन सारे ऑर्डर्स को, उन सारे डिसीजंस को एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द सुपीरियर वो सब चीजें फॉलो करता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। नाउ सेकंड पार्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है मगर कई बार ये 3 मार्क्स के अंदर आता है, 3 मार्क्स में 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से पढ़ना आप लोग। Responsibility. Now, responsibility is the obligation of the subordinate to properly perform the assigned duty। Responsibility का मतलब क्या हुआ? It is an obligation of a subordinate to properly perform this assigned duty। जो भी ड्यूटी उसको असाइन हुई है उस ड्यूटी को प्रॉपर मतलब उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि वो प्रॉपर तरीके से उस काम को कंप्लीट करें। ठीक है, it arises from a superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by superior। जो सबऑर्डिनेट है वो सबऑर्डिनेट के लिए उसकी ड्यूटी परफॉर्म करना मैंडेटरी होता है कि जो भी ऑर्डर्स मेरे को सुपीरियर ने दिए वो सुपीरियर के दिए हुए ऑर्डर्स एज पर हिज इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करने ही करने हैं, मेरी ऑब्लिगेशन भी है, प्लस इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द ऑर्डर्स। ठीक है, और ये अराइज कहां से होता है, फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। Now next, responsibilities flows upward, that is from subordinate will be always responsible to his superior। जैसे अथॉरिटी का था, अथॉरिटी में क्या था, अथॉरिटी flows from upward to downward, from superior to subordinate। सुपीरियर है वो अथॉरिटी रखता है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उल्टा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम डाउनसाइड टू अपसाइड, दैट इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जो भी सबऑर्डिनेट होगा वो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसके अगेंस्ट में होगी, उसके सुपीरियर के अगेंस्ट में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है इसके, ये भी कुछ समझाने मतलब पूरा समझ में आ गया होगा आई गेस सबको। Then next is accountability। Accountability is an important point। Accountability implies being answerable for the final outcome of the assigned task। Accountability का मतलब answerable होना, जो भी final outcome है, आपको जो भी काम दिया गया है, जो भी assigned task है आपका, उस काम को करने के बाद जो भी उसका final outcome हुआ उस outcome के लिए answerable होना, that is known as accountability। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना किसी भी चीज के लिए, फाइनल जिम्मेदार होना कि ये अब जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं आपको कि पेरेंट्स से आपको पढ़ाई करने के लिए ऑर्डर्स दिए कि आप पूरे अच्छे से पढ़ाई करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिजल्ट देना, ये आपकी ऑब्लिगेशन है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना। प्लस
एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आपका रिजल्ट रहता है, आप पास होते हो, फेल होते हो, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हो, ये जो भी आपका रिजल्ट रहता है, वो रिजल्ट के लिए आप कौन अकाउंटेबल होगा? आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, स्कूल हो गए, इन सब का काम क्या होता है? आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, मगर फाइनल आउटकम के लिए जो अकाउंटेबल होगा वो हमेशा कौन होगा? खुद जो स्टूडेंट जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी implies being answerable for the final outcome of the assigned task. Once responsibility for performance of an assigned task is accepted, one cannot deny accountability. Thus accountability arises from responsibility. ये वाला पॉइंट कई बार 1 मार्क्स के अंदर, कई बार 3 मार्क्स के अंदर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आता है कि accountability arises from responsibility. Explain. ये आपका हॉट टाइप का क्वेश्चन है कि अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी, एक्सप्लेन। तो अपने को इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी वाला पूरा पॉइंट समझाना पड़ेगा, प्लस अपने को रिस्पांसिबिलिटी वाला पॉइंट समझाना पड़ेगा कि रिस्पांसिबिलिटी मुझे कब मिलती है? जब कोई भी मेरा सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम देता है, तो जब भी वो उसको काम अलॉट करेगा तो उसके साथ में क्या होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि मुझे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही है। और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होते ही अकाउंटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी कि अब इस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो इस काम का फाइनल आउटकम जो भी होगा, जो भी ये काम जैसा भी होगा, ये इस काम के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं हूँगा। अगेंस्ट द मैनेजर, मैनेजर को जिसने काम, जैसे देखो जो कंपनी का ओनर है, कंपनी के ओनर ने अपना काम किसको डेलीगेट करा? अपने मैनेजर को, ठीक है। कंपनी के ओनर ने कोई भी ऑर्डर दिए अपने मैनेजर को, मैनेजर ने वो काम डेलीगेट कर दिया आपको, अपने सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट दी मैनेजर। प्लस वो अकाउंटेबल भी किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट दी मैनेजर। और मैनेजर ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी काम अगर मैं किसी को डेलीगेट कर देता हूँ तो मैं अकाउंटेबिलिटी से बच जाता हूँ। अकाउंटेबिलिटी से कभी भी बच नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी आपने आगे शिफ्ट कर दी, ठीक है। अब आपका जो सबऑर्डिनेट है वो सबऑर्डिनेट आपके अगेंस्ट में अकाउंटेबल है, प्लस आप जो हो वो किसके अगेंस्ट में अकाउंटेबल हो? आपके कंपनी के ओनर के अगेंस्ट में, क्योंकि आपको काम तो किसने दिया है? ओनर ने दिया है। अब मान लो नीचे का जो सबऑर्डिनेट है, वो सबऑर्डिनेट अगर काम खराब कर देता है या कुछ भी उसमें मिस्टेक होती है, तो उन सब चीजों के लिए होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैनेजर। मैनेजर भले ही अपने केबिन में बुला के उस सबऑर्डिनेट को खूब अच्छे से डांट लेगा, वो एम्प्लॉय केवल किसके लिए अकाउंटेबल है? मैनेजर तक अकाउंटेबल है, मगर मैनेजर किसके लिए अकाउंटेबल है? ओनर के लिए अकाउंटेबल, ठीक है। तो once responsibility for performance of an assigned task is accepted, one cannot deny accountability. Thus accountability arises from responsibility. Accountability flows upward, that is from subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of work. जैसे केवल अथॉरिटी वाला जो पार्ट था उसमें अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा था, बचा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों के अंदर क्या होगा? फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। जो इसकी जो चेन है वो भी फॉलो कैसे होगी? इन अपवर्ड मोशन, ठीक है। The subordinate will be expected to explain the consequences of his action or omission. जो सबऑर्डिनेट है वो किसको एक्सप्लेनेबल होगा? मैनेजर को। और जो मैनेजर है वो किसको एक्सप्लेनेबल होगा? कंपनी के ओनर को, ठीक है। तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स थे एलिमेंट्स के, दैट इज फर्स्ट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये बेसिक 3 पॉइंट्स थे। इसके अपन देखो कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन वाला पॉइंट करेंगे। कंपैरिजन के अंदर देखो बेसिस, सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ राइट टू कमांड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। ये आपकी ऑब्लिगेशन है किसी भी काम को, जो भी काम आपको मिला है वो काम कंप्लीट करने की। और अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज द फाइनल आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। आपके काम का फाइनल जो भी आउटकम रहता है, उस आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की जो चीज है वो किस में होती है? अकाउंटेबिलिटी के अंदर। ओरिजिन, इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन का मतलब मैं जो दो दोस्त हैं, वो दो दोस्त एक दूसरे के ऊपर अकाउंटेबल नहीं हो, मतलब वो एक दूसरे पे अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अथॉरिटी ट्रांसफर कैसे होती है? फॉर्मल पोजीशन में रह के होती है। फॉर्मल पोजीशन का मतलब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कर सकता है, सबऑर्डिनेट अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को कर सकता है। मतलब जो उनकी पोस्ट है उस पोस्ट में खड़े रह के वो एक दूसरे को
एक दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी प्लेस कर सकते हैं, एज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो अथॉरिटी प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आप पे डेलीगेट करी गई है उससे अपने आप आपके ऊपर अथॉरिटी मतलब उसके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और अकाउंटेबिलिटी के अंदर इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे आपके ऊपर किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट, फ्लोज, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये दोनों किस पे होती है, इट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। इजी है ये वाला पॉइंट। डेलीगेशन, अथॉरिटी के अंदर अपन डेलीगेट कर सकते हैं अथॉरिटी को, इट कैन बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने बताया था, जो सबऑर्डिनेट है उस सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कहाँ तक है, मैनेजर तक है। मगर मैनेजर को जो काम अलॉट हुआ है, फर्स्ट जो काम मैनेजर को अलॉट हुआ है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ रहेगी, अगेंस्ट दी ओनर। सॉरी। तो जो मैनेजर है वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। जो बिटवीन दी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जो क्रिएट होता है वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई अकाउंटेबिलिटी होती है। मगर जो अलॉटेड काम को करने की ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओरिजिनल अकाउंटेबिलिटी है वो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, ठीक है। मैंने क्या करा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकता और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, मैं मेरी अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, ये पॉइंट्स भी अपने वही वाले जो अपन ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में करा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसरेट विद इन द असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि मैं किसी भी काम को करने की अगर किसी को अथॉरिटी दे रहा हूँ और मैंने उस काम को अथॉरिटी के साथ साथ उसमें इक्वलेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं करी, तो क्या होगा, वो जो जिस भी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी मिली है वो डिक्टेटर बन जाएगा। सेकंड केस, अगर मैं उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दूंगा तो वो कभी भी कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो देयर शुड बी फेयोन ने क्या कहा था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितनी मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ उतनी की उतनी मुझे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, सो दैट वो अपना काम अपने स्कोप में रह के, अपनी पोजीशन के स्कोप में रह के वो काम कर सके, प्लस वो अपने हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो, ठीक है। तो अपने को वही पॉइंट अपने को वापस समझा रखा है, इसको अपन रीड आउट कर लेते हैं एक बार। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज टू बी केप्ट इन व्यू विद द रिस्पेक्ट टू बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी is that when an employee is given responsibility for a job, he must also be given the degree of authority necessary to carry it out. क्या बोला हुआ है कि अगर मैं किसी भी काम को, किसी भी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कोई काम करने की, तो उस काम को करने के अंदर जितनी भी अथॉरिटी चाहिए वो अथॉरिटी भी देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को कोई काम अलॉट कर दिया, जैसे मैंने अपनी क्लास के अंदर से मान लो मैंने साहिल को कोई काम दे दिया कि साहिल ये काम आपको करना है, ये काम आपको पूरी क्लास से करवाना है, प्लस ये काम आप वापस उन बच्चों की सबकी कॉपी लेके आपको मेरे को लाके सबमिट करानी है। अब मान लो साहिल के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्रिएट कर दी, मगर साहिल को मैंने अगर कोई अथॉरिटी नहीं दी, उसको मैंने मॉनिटर नहीं बनाया क्लास का, या उसके पास में किसी के ऊपर ऑर्डर देने की अगर पावर है, तो नितिन जैसा बंदा तो क्या करेगा, उसकी बात ही नहीं मानेगा, है ना। तो साहिल अगर कुछ बोल भी रहे तो उसके क्लास के बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे, तो क्या होगा, वो दिया हुआ जो काम है वो दिया हुआ काम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर मैं किसी को कोई भी काम की अथॉरिटी दे रहा हूँ तो मेरे को उसके साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, प्लस मैं अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी अथॉरिटी भी मुझे उसको शेयर करनी पड़ेगी। Thus, if authority granted is more than responsibility, अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मैंने क्या बताया था, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अथॉरिटी की तो वो पर्सन को क्या कर देगा, इनइफेक्टिव कर देगा। वही चीज लिखी हुई है देखो, Thus, if authority granted
is more than responsibility, it may lead to misuse of authority. And if responsibility assigned is more than authority, it may makes a person ineffective. अगर मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दे दी मगर अथॉरिटी बहुत लिमिटेड है उसके पास में, तो वो किसी को ऑर्डर ही नहीं दे पाएगा, अपना काम ही नहीं करा पाएगा, तो वो अपना काम कर ही नहीं सकता। प्लस उल्टा अगर मैं करूं कि अगर मैंने किसी को बहुत सारी अथॉरिटी दे दी मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कुछ प्रोवाइड ही नहीं करी, तो क्या करेगा, वो अपनी पावर का मिस यूज करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द अथॉरिटी ग्रांटेड टू a subordinate can be taken back and re-delegated to another person। ये सिंपल सा पॉइंट है। अगर कोई एक पर्सन जिस सबऑर्डिनेट को मैंने मेरी अथॉरिटी डेलीगेट करी है वो अपनी अथॉरिटी को ढंग से यूज नहीं करता, वो अपना काम ढंग से नहीं करता, प्लस वो उस अथॉरिटी को मिसयूज करने की कोशिश करता है, तो मैं अथॉरिटी उससे कभी भी वापस ले सकता हूँ और वापस रीडेलीगेट कर सकता हूँ किसी दूसरे पर्सन को। इफ द सबऑर्डिनेट फेल्स टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क, the authority granted to him or her can be taken back and redelegated to another person। सिंपल सी चीज है, अपने नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज अप्लाई होती है। अगर मैंने किसी को काम दिया और वो काम उससे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, उससे वो काम वापस लेके किसी दूसरे को डेलीगेट कर दूंगा। तो यही पॉइंट समझा रखा है। देन थर्ड पॉइंट, डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन। देखो यही चीज मैंने आपको अभी पहले बताई थी अकाउंटेबिलिटी वाले पॉइंट में कि डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, मतलब आपने अपना काम किसी को डेलीगेट कर दिया तो आपने अपनी अथॉरिटी उसको डेलीगेट करी है, आपने थोड़ी बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्रिएट करी है, मगर अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। ये देखो अपन ने ऊपर अभी पॉइंट पढ़ा था, ऊपर वाले पॉइंट के अंदर भी यही था कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो फर्स्ट टाइम आपको जो काम अलॉट हुआ है वो आपको अलॉट हुआ है, तो उस काम को पूरा 100% कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ किसकी है, आपकी है। अगर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हो, अपने नीचे सबऑर्डिनेट से करा रहे हो, तो उस काम के लिए भी होल एंड सोल आप रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लो अगर वो जो नीचे का सबऑर्डिनेट है अगर वो कोई काम गलत भी कर देता है तो उसके गलत काम के लिए कौन अकाउंटेबल होगा, वो मैनेजर अकाउंटेबल होगा। तो ये पॉइंट पढ़ेंगे अपन। Delegation helps the manager to extend his area of operation. However, delegation does not mean abdication. Abdication मतलब बच जाना, ठीक है? It means the manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. Delegation of authority undoubtedly empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the final outcome. जो आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो तो अपना जो सबऑर्डिनेट है उसके पास में सब सुपीरियर वाली पावर आ जाती है, मगर जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर कभी भी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, वो अकाउंटेबिलिटी अभी भी किसके पास में रहेगी, सुपीरियर के पास में रहेगी। Thus, irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation. डेलीगेशन करने से पहले वो जितना अकाउंटेबल था, डेलीगेशन करने के बाद भी वो उतना ही अकाउंटेबल होगा उस काम के फाइनल आउटकम को लेके। इट इंडिकेट्स दैट द मैनेजर हैज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय सबऑर्डिनेट। इट इज जनरली एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। क्या मतलब वो इस दो लाइन का, इट इंडिकेट्स दैट द मैनेजर हैज टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय सबऑर्डिनेट, मतलब जो जिस भी सबऑर्डिनेट को उसने ड्यूटी असाइन करी है, जिस भी सबऑर्डिनेट को उसने अपनी पावर्स डेलीगेट करी है, अथॉरिटी डेलीगेट करी है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक करने का काम भी किसका है, मैनेजर का काम है। प्लस ये डेलीगेशन का जो प्रोसेस है ये एनफोर्स किस तरीके से किया जाता है, बाय हैविंग रेगुलर फीडबैक फ्रॉम दी सबऑर्डिनेट। जितना भी सबऑर्डिनेट ने काम कंप्लीट कर लिया उस थोड़े थोड़े हर काम की प्रॉपर फीडबैक लेना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना मैनेजर का काम है। जैसे अगर मैनेजर ने अपना काम किसी नीचे अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे नहीं कि काम दे के भूल जाए, ठीक है। अगर उसने उसको कोई काम प्रोवाइड करा है, कोई काम दिया है, तो फिर रेगुलर बेसिस पे उससे फीडबैक लेता रहे, रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करता रहे कि उसका कितना कितना काम कंप्लीट हो रहा है, वो जो काम कर रहा है वो काम एकदम करेक्ट भी है या नहीं है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेलीगेशन के। फर्स्ट, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेलीगेशन, मतलब बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी मैं किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहा हूँ उतनी मुझे उस एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
फॉर इफेक्टिव वर्क, कोई भी काम को अच्छे से करने के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे रहा हूँ उसको उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, अगर मैंने किसी को भी अथॉरिटी दी है तो अथॉरिटी देने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उस काम से बच गया। मैंने अगर वो काम अच्छे से नहीं करेगा तो मैं उस अथॉरिटी को वापस लेके किसी दूसरे एम्प्लॉय को भी अथॉरिटी रीडेलीगेट कर सकता हूँ। थर्ड, अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करने से मैं कभी भी मेरी अकाउंटेबिलिटी से बचूंगा नहीं। जो भी काम मुझे फर्स्ट टाइम मुझे अलॉट हुआ है उस काम के लिए होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल हमेशा कौन होगा? सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो अपने को एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। Suppose the director of a company manufacturing computers have asked their marketing manager to achieve a target sale of 100 computers per day. The marketing manager has delegated the task to a sales manager working under him, but the authority to give discount was not given by him. The sales manager could not achieve the target. देखो सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट वाले पॉइंट का से रिलेटेड कि मैंने उस जो मेरा जो मैनेजर है, जो सेल्स मैनेजर है, उस सेल्स मैनेजर को मैंने अथॉरिटी तो दे दी, मतलब सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि आपको 100 कंप्यूटर्स पर डे की सेल मेरे को करके देना है, मगर उन कंप्यूटर्स के ऊपर आप डिस्काउंट भी दे सकते हो नहीं दे सकते, ये डिस्काउंट देने की अथॉरिटी मैंने उसको नहीं दी, तो सेल्स मैनेजर अपना टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। In this case, the marketing manager cannot blame the sales manager since he was not given the authority to give discount. However, the authority granted to the sales manager can be taken back and redelegated to another person. The marketing manager shall still be accountable to the directors. The process of delegation does not relieve the marketing manager of his own accountability. Accountability cannot be delegated at all. Simple सा point है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो किससे बात करेंगे? मार्केटिंग मैनेजर से बात करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजर किससे बात करेगा? सेल्स मैनेजर से। तो सेल्स मैनेजर अगर अपना काम नहीं भी कर पाता तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डायरेक्टर के सामने मार्केटिंग का जो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर से वो अपना सिर्फ काम करवा सकता है, वही चीज अगर सेल्स मैनेजर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो अपना काम उससे वापस लेके किसी दूसरे को भी डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे अपन एंड करते हैं। आज अपन ने डेलीगेशन का टॉपिक पढ़ा, उसके एलिमेंट्स पढ़े और उसके प्रिंसिपल्स पढ़े। ठीक है, कल अपन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। इजी पॉइंट था।